गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर सुमित्रा सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन कर ली है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, आज हम उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस दूंगी। वो मैक्सिमम चांसेस हैं उन क्वेश्चंस के आने के। अगर आप उनको करके जाते हो बेटा तो ये श्योरिटी है कि इस यूनिट में से जितने क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साइड में हमें दिया हुआ है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एंड सेकंड साइड में उसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है। हमें इसको क्रॉस मैच करना है, यानी कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं हमारे। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये कौन सी डेफिनेशन है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ऐसा सर्वाइवल में होता है, ऐसा प्रॉफिट में होता है, कि ऐसा ग्रोथ में होता है? अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट पर स्विच कर जाओ। सेकंड हमारा है अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट को एक बार रीड कर लो। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रिवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम इतनी रिवेन्यू तो जनरेट करनी है ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम उस हिंट को लेकर चलते हैं जिस पर हम श्योर है कि हाँ ये तो हमारा 100% सही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सर्वाइवल होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम करता है। मतलब कि इतना पैसा हमारे पास हो कि हम अपनी कॉस्ट कवर कर ले, ज़्यादा ना भी हो तो चलेगा। तो ये हमारा हो गया ना। तो थर्ड जो हमारा है ये सर्वाइवल है। अगर ये सर्वाइवल है तो बाकी दोनों चीज़ों में देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूड सक्सेस। यहाँ पर सक्सेस होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए बेटा एक वाइटल इंसेंटिव की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा क्या है, प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट भी हमारे इंक्रीज हो गए, हमारी कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की थी वो भी हमारी इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है ग्रोथ। तो ए होगा थर्ड के साथ में, बी होगा सेकंड के साथ में, और सी हमारा होगा फर्स्ट के साथ में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है, मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantages. Identify the objectives of management highlighted above. यहाँ पर कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का जो हाईलाइट किया गया है? तो देखिए तीन ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इन तीनों में से ये किसकी बात कर रहे हैं? तो बेटा क्लियरली देखो यहाँ पर मेंशन है मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज। मतलब कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर फुलफिल किए जाते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स को भी ध्यान में रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखा जाता है, कस्टमर को भी ध्यान में रखा जाता है, और गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल यूज करना। तो ये हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सारे इसमें आ गए तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, एट टाइम अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फीवर रिसोर्सेज, कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन. Consequently, the goods do not reach in the market and hence the demand for them decline and competitors enter the market. This is a case of, एक टाइम पर जो बिजनेस है ना वो कॉन्सेंट्रेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर और कम से कम रिसोर्सेज के साथ में, जिससे क्या होता है उसकी जो कॉस्ट है वो उसको कट कर देता है, लेकिन फिर भी वो टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो उसका मार्केट में जो गुड है, जो प्रोडक्ट उसने बनाया वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाता, और डिमांड की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है और कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। तो ये क्या केस है बेटा? तो देखो ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, बीइंग इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, बीइंग बोथ इफेक्टिव और एफिशिएंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला जो पॉइंट हमारा आता है ना मैनेजमेंट चैप्टर में, वो पूछा गया है बेटा। तो हमने क्या ध्यान में रखना है, जब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात आती है तो हमें टाइम को ध्यान में रखना है और कॉस्ट को ध्यान में रखना है। तो इसने क्या बोला है कि भाई कॉस्ट तो डाउन हो गई लेकिन टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं किया गया।
तो कॉस्ट रिड्यूस होने का मतलब कि एफिशिएंसी तो है उसमें बट इफेक्टिव नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर, बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल, बट मैनेजेस टू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी और जापान इज द सेम, हाउ दे डू, इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। यहाँ पर हमें मैनेजमेंट की एक फीचर बतानी है बेटा। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला था जब अलग अलग प्लेस की बात आती है या अलग अलग लेवल्स की बार बार बात की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में, तो वहाँ पर हमारा आता है ऑल परवेजिव, तो यहाँ पर हमारा होगा बी राइट आंसर, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। नेक्स्ट हमारा आता है, एक साइड में आपको दिया हुआ है मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और सेकंड साइड में हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं जिसके बेस पर हमें इनको मैच करना है। तो ऊपर हमारा दिया हुआ है द डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब वो यानी कि किस लेवल पर वो पर्सन काम करते हैं, वो पर्सन डायरेक्टली ओवरसी करते हैं एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स को, यानी कि जो वर्कफोर्स पर डायरेक्टली अपना कंट्रोल रखते हैं। तो बेटा जी लोअर लेवल जो हमारा होता है ना, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट हम बोलते हैं, ये वर्कर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, मतलब कि ये हमारा होगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सेकेंड देखिए, दे कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जब भी डिपार्टमेंट्स की बात आती है ना, तो वो मैक्सिमम चांसेज होते हैं मिडिल लेवल पर आएगा, तो ये हमारा होगा मिडिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो देखो मैंने एक आउटर वर्ड के साथ में कनेक्शन का पॉइंट बताया था कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो आउटर सोसाइटी के साथ में या बिजनेस के आउटसाइड जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ में डीलिंग करता है, तो वो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है बेटा, तो ये इसका आंसर होगा टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ आरके लिमिटेड है, ये बहुत ही पॉपुलर है सबॉर्डिनेट्स के बीच में। ही बिलीव करता है कि जो एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज कर देती है प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद इसने उसको अप्लाई किया, उसके बाद बहुत अच्छे मैनर में इस चीज़ को इसने लगाया, सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव चली गई। इन एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व होने से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस और इनको फॉर्मुलेट किया गया उसने अपनी थ्योरीज को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, मतलब इन सारी साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इसने अप्लाई किया है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आपको बताना है, तो नेचर का मतलब ये बताना है कि इसने आर्ट्स की बात की है, साइंस की बात की है कि प्रोफेशन की बात की है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट एज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो देखिए बेटा इसमें किस किस चीज़ की बात बोली, देखो सेकेंड लाइन में इसने बोला है ही बिलीव्स इन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा साइंस का पार्ट होता है। फिर इसने बोला है एक नेक्स्ट लाइन में कि ही अप्लाइज दैम इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर, तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हमारा आता है आर्ट में, तो यानी कि दोनों चीज़ों की इसने बात की है, तो डी इज़ द राइट आंसर, मैनेजमेंट एज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैकडोनाल्ड एक फास्ट फूड कंपनी है जो कि बहुत सारी चेंजेस करती है इसके मेन्यू में ताकि वो इंडियन मार्केट में सरवाइव कर सके। आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो जहाँ पर चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे चेंजमेंट किए जाते हैं, वहाँ पर हमारा क्या आता है डायनेमिक फंक्शन, तो डी इज़ द राइट आंसर, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है सुहासिनी, द जनरल मैनेजर है बेटा ये कंपनी में, जो कि बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करती है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो देखो क्लियरली है बेटा एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस है, मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा ये, तो इसमें राइट आंसर बी होगा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है इन अ कंपनी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट एज इट मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू। भाई एक ने तो टारगेट क्या रखा कि भाई हमें अगर अपनी सेल को बढ़ाना है ना तो डिस्काउंट देना होगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहते हुए मना कर देता है कि भाई इससे लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए बेटा जी मैंने बोला है तुम्हें
कि जब भी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर लैकिंग होती है कोऑपरेशन की, तो कोऑर्डिनेशन की, सॉरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब ये तो थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि हमें वैल्यू बेस्ड की टर्म में या एमसीक्यू की टर्म में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह का पैटर्न होगा बेटा आपका, लेकिन कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, डिस्कस द स्टेटमेंट। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने पूछा है, लेकिन आंसर जो इसका होगा वो डायरेक्ट मेथड में ही हमें देना है। इसने बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो अपने गोल को चांस के थ्रू अचीव नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम चांस से हमें सक्सेसफुल मिल जाते हैं, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमें सक्सेस मिल जाती है। उसके लिए हमें कुछ ना डेलिब्रेट प्रोसेस करनी पड़ती है, जानबूझकर हमें कुछ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, यानी हमें मैनेजमेंट प्रोसेस करनी पड़ती है। तो आपको डिस्कस करना है स्टेटमेंट, यानी कि बेटा जी यहाँ पर आपसे पूछा गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज़ टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, एक्सप्लेन। मतलब यहाँ पर आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर टू बी अ मल्टी फैक्टेड कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पर पूछा गया है बेटा, देखो हमारे फीचर्स का एक पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, तो जो मल्टी डायमेंशनल वाला पॉइंट है ना, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट इसमें बड़ा क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का होता है इस यूनिट में से, वो काफ़ी बारी पूछा जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू अग्री, गिव रीजन। कि मैनेजमेंट जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो मैनेजमेंट की एसेंस है, क्या आप अग्री करते हो, तो यस होगा, देन आपको अप्लाई करके बताना है कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन। भाई हम इसको आर्ट भी बोलते हैं, मैनेजमेंट को साइंस भी बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, तो हमें पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आर्ट की और साइंस की, और फिर उसको मैनेजमेंट पर अप्लाई करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। 6th क्वेश्चन हमारा है, नेम द पर्सन्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बेटा इस चैप्टर में से 100% एक क्वेश्चन आपका बड़ा बनता ही बनता है, चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से 100% एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो टॉप भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, लोअर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान आपने देना है, कोई एक लेवल और उसके फंक्शंस जरूर पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज़ द फीचर ऑफ अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन। क्या आप ये समझते हो कि मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोफेशन की फुल फ्लैश्ड फीचर्स अप्लाई होती हैं, तो नहीं होती बेटा। एक हमारी अप्लाई होती है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और बाकी जो 5 होती है वो अप्लाई नहीं होती, बट आपको वो एक्सप्लेन करके बताना होगा। ये भी हमारा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें और आता है, मतलब 2 ऑप्शंस वो आपको देता है, दोनों में से एक आपको करना होता है, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस होगी। तो मैक्सिमम बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से बन सकते हैं। आप अगर इनको अच्छे से कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2nd यूनिट को डिस्कस करेंगे, जो है हमारी 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।